नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़ में। कल हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था नंबर सिस्टम का, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो जैसे कि डेफिनेशन है कि जो गिनने के लिए यूज की जाने वाली संख्याएं हैं, मतलब जिसको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब। इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, शायद ना आए, लेकिन अदर टीचिंग एग्जाम्स में ये आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमको पता ही नहीं है कि काउंटिंग कहाँ तक जाएगी। इसका मतलब सबसे बड़ी वाली जो प्राकृतिक संख्या होगी वो हम नहीं बता सकते हैं, या कहिए कि अनंत। लेकिन आपसे जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो वही है कि मतलब हम नहीं जानते हैं, ठीक। कि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, आप जो भी बोलेंगे उसमें अगर हम एक और जोड़ दें तो उससे बड़ी हो जाएगी, फिर एक और जोड़ दें तो वो उससे बड़ी हो जाएगी। मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं क्या है, किसी को नहीं पता है, वो अनंत है, ठीक। आगे चलते हैं हम। पूर्ण संख्याएं, ये भी हमने कल पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्याओं में हम अगर शून्य ऐड कर दें, जैसे समुच्चय होता है प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें अगर हम शून्य और मिला दें तो हमें क्या मिल जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय मिल जाएगा। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं? जीरो से। तो ये जीरो से होकर ऐसे आगे तक चली जाती हैं। यहाँ पे अगर ये सवाल देखा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो शुरू कहाँ से होती हैं पूर्ण संख्याएं? जीरो से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो, ठीक। उसके बाद अगर यही बात पूछें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो पूर्ण संख्या में जीरो ही आगे लगा है, उसके बाद तो वो प्राकृतिक संख्या ही चली जाती है आगे। तो अगर हमें प्राकृतिक संख्या ही नहीं पता है सबसे बड़ी कौन सी वाली है, तो हम पूर्ण संख्या कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ भी वही हो गया कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात है, यानी कि अनंत है। मतलब कितनी भी हो सकती है। तो ये आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, ये आप जानते रहिए। ये भी जानते रहिए कि वो अनंत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक पे आते हैं। पूर्णांक हमने कल बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम और देखेंगे। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जब आप ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं और धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं, मतलब प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक भी ले लेते हैं और प्राकृतिक संख्या, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या 1 है, इसका अगर हम ऋणात्मक लेंगे तो वो -1 होगा। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन इसका ऋणात्मक है इस प्राकृतिक संख्या का, ठीक। इसका ऋणात्मक ये है। तो ऋणात्मक, उसके बाद जीरो और आगे धनात्मक। मतलब यहाँ निगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा और बीच में जीरो। तो ये जो पूरा होगा, ये क्या होगा? पूर्णांक। मतलब ये अंक पूरे होंगे, लेकिन आगे होगा उसका मतलब धनात्मक रूप, पहले होगा उसका ऋणात्मक रूप और बीच में क्या होगा? शून्य होगा, ठीक। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? अगर हम सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक में अगर हम पीछे बढ़ते चले जाएं, -3, -4, -5, ऐसे आगे 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 आगे, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक। माइनस इनफाइनाइट तक हम जाएंगे, तो उसको हम बता तो सकते नहीं है। तो सबसे छोटा पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये भी पता नहीं है, ठीक। सबसे बड़ा पूर्णांक कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा कि अज्ञात। आगे बढ़ते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हों, ठीक है। जैसे 2 है, तो अगर हम 2 में 2 का भाग दे दें तो क्या मिलेगा? 1। मतलब 1 हमें पूर्णांक मिल गया। तो इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। अभी मान लीजिए हम 12 के लिए देखते हैं। इसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, मतलब 6 आ गया। 6 एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गई। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो क्या होगी? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 है, ठीक। सबसे बड़ी संख्या, अब ये क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही आगे होती चली जाएंगी तो बता नहीं सकते, ठीक। मतलब ये भी अनंत तक जाएंगी, कुछ भी हो उसमें प्लस। अब एक अगर ऑड नंबर है तो +1 जोड़ दीजिए, इवन नंबर है तो +2 जोड़ दीजिए, आपको एक नई अगली उससे बड़ी वाली सम संख्या मिल ही जानी है, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि जीरो जो है वो क्या है। जीरो भी एक सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम अगर पूर्णांक का वो देखें समुच्चय, तो उसमें कैसे होता है? 2, 4। अगर हम ऐसे 2 2 के गैप पे लें, ठीक है, इधर भी अगर -2, ठीक है, इधर और आगे आएंगे तो -4, तो बीच में क्या पड़ेगा? बीच में पड़ेगा जीरो। तो
यहाँ पे 2 का गैप, 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 मतलब हर 2 के गैप पे एक सम संख्या है। तो 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, -2 एक सम संख्या है, -4, ऐसे आगे भी सम संख्याएं मिलेंगी। तो 0 भी एक सम संख्या है, 0 को एक सम संख्या माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वह होती हैं जैसे जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हुई या मतलब 2 से नहीं कटी, अगर वो 2 से नहीं कटी है मतलब नहीं विभाजित हुई है तो क्या है वो विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 1, और ये आगे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी तो सबसे बड़ी विषम संख्या मतलब अनंत ही है। ठीक, आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मतलब वे जो या तो जैसे 1 से कट जाएंगी और खुद से भी कट जाएंगे, उसके अलावा भी वो किसी नंबर से कटनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 9 है, ठीक, 9 को अगर हम 1 से भाग दें तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, 9 को अगर हम 9 से भाग दें तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तब अभी तक तो ये भाज्य नहीं हुई है, अभी तक तो यह भाज्य ही है। लेकिन अगर हम 9 को अगर 3 से भाग दे दें तो ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं। अब ये एक भाज्य संख्या होगी, मतलब 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर कोई भी संख्या या तो खुद से कट जाए, या तो 1 से कट जाए, या फिर किसी और नंबर से कट जाए, ये तीनों एक साथ संभव हों, मतलब 1 से भी कटे, 9 से भी कटे, मतलब जैसे खुद से भी कटे, और किसी एक संख्या और से कम कटे, बाद में कितनी भी संख्याओं से कट सकती है। जैसे कि एक उदाहरण और मैं लेता हूँ कि 12, ठीक, 12 1 से कटेगा तो 12 देगा, 12 को अगर हम 12 से काटते हैं तो 1 आएगा। ठीक, अभी तक तो ये हम नहीं जान पाए हैं कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक, अगर हम 12 को 2 से भाग दें तो 6 आ गया, तो मतलब ये संख्या भाज्य हो गई। लेकिन 12 4 से भी कट जाता है, लेकिन हमारी क्या है, कम से कम एक संख्या और से कटनी ही चाहिए खुद के और एक से कटने के अलावा, तो 12 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी इस पर हम बाद में आते हैं। ठीक है, इसके आगे पहले आप अभाज्य संख्या देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो या तो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी, मतलब 1 से कटेंगी और खुद से कटेंगी। जैसे 7 है, ठीक, 7 को अगर मैं 1 से भाग दूं तो क्या मिलेगा 7, 7 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो और क्या मिलेगा 1। ठीक है, 7 को अगर आप और किसी संख्या से भाग दे दें तो वो पूरी तरह नहीं कटेगी, यानी कि मतलब जो भागफल आएगा वो एक पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 7 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो क्या ये पूरा कट जाएगा, नहीं ना, दशमलव में आ जाएगा ये। ठीक है, 7 में अगर हम 4 से भाग दें तब भी दशमलव में आ जाएगा, तो हमेशा ये दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया 2, ठीक है, और 3, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 7 11 5 ऐसे ऐसे हैं। और 1 ये तो ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। 1 क्या है, 1 ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या में क्या है, वो 1 से कटेगी और मतलब खुद से कटेगी। भाज्य संख्या में क्या है, 1 से कटेगी, खुद से कटेगी और एक कोई नंबर और से कटेगी। ठीक है, तो 1 में ये नहीं होता है, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब हम यहाँ पे आते हैं वो क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो 1 तो हट ही गया, 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, इसके बाद क्या आता है 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो ये इंटीजर का सेट है, तो आगे ऐसे चलता चला जाएगा, ये भी अनंत वाला ही सीन है। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 तो गिनना ही नहीं है हमें, उसके बाद क्या आता है 2, 2 एक प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी फिर वही बात हो गई, आगे चलते चले जाएंगे, हमको मिलती चली जाएंगी संख्याएं। इसके आगे हम आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में कल मैंने बताया था कि वे संख्याएं जो किन्हीं 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी जा सकें, यानी कि रेशियो, रेशियो इसका नाम ही है रेशनल ना, तो रेशियो मतलब जैसे 7/9। तो 7 क्या है, 7 भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। 9 क्या है, 9 भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया है। यहाँ पे जो p/q, ठीक, ये p/q का फॉर्म है, मतलब ऊपर एक इंटीजर होगा और नीचे एक इंटीजर होगा, लेकिन जो नीचे वाला इंटीजर होगा वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से किसी में कैसे भाग देंगे। कल मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि अगर मान लीजिए 3/0 कह दिया जाए, मतलब आपके पास 0 चीज़ें हैं, उसमें से आपको किसी को 3 देनी है, तो कैसे दे पाएंगे आप, नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, q जो है यानी कि आपका हर, यानी कि डिनोमिनेटर
कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। 1/2, 7/9, 8/2। अब मान लीजिए आपके मन में सवाल उठता है कि क्या 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया। नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 5/1 तुरंत परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। अब आप पूछ लें यहीं पे कि ये जो आपने 0.7 लिख दिया है ये कैसे? तो 0.7 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.7/1 लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमें ये जो पॉइंट है वो हटाना है, तो पॉइंट अगर हमें संख्या के दाईं तरफ ले जाना है तो क्या करते हैं हम, एक अंक खिसकाना है मान लीजिए हमें, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो क्या जाएगा, 7/10। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, और ये जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब ये जो आपकी दशमलव वाले हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। आपने कभी पढ़ा होगा कि 0.77777 ऐसे बहुत आगे तक चला गया, ठीक। तो ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव का कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप वो सवाल अपने मन में रखिए, हम आपको आगे उसको बता देंगे, ठीक। आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर, तो जितनी भी संख्याएं हैं यानी कि रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है उसमें जो भी परिमेय नहीं है, ठीक है, परिमेय आप निकाल दीजिए, जितनी भी बचती हैं सारी अपरिमेय हैं। तो वही है कि मतलब अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। अगर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहाँ की q बराबर नहीं है 0 के, तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे √3 हो गया, ठीक है, √7 हो गया। पाई के बारे में कल बात की थी, तो कल एक दोस्त ने कहा कि पाई में आपने जो 22/7 बताया है उसको आपने क्लेरिफाई नहीं किया था। तो मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये बराबर नहीं है 0 के। लेकिन पाई की असली वैल्यू ये नहीं है, इसको हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाई की असली वैल्यू वही है जो मैंने कल बताया था, 3.1416 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। तो ये है पाई। तो ये जो पाई है, पाई जो है ये आपका इरेशनल है, लेकिन 22/7 जो है वो आपका रेशनल है, मतलब पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या है, परिमेय, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग मेरे जवाब के पहले अपना या तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अपना सोचिए कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो मैंने क्या बताया था, 1 से कौन सी संख्याएं शुरू होती हैं? हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 ही तो करते हैं, कोई चीज़ 0 से तो शुरू नहीं करते। और पूर्णांक जो हैं वो तो निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक। सम संख्याएं वो तो 2 से चालू होंगी, या फिर वो भी निगेटिव, मतलब ये देखिए -2 ये भी तो सम संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या है, वो तो 0 से चालू होती हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, बचा क्या, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा सवाल मैंने शीट में भी दिया था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 10 से पहले तो 9 आ जाता है, 2 से पहले तो 1 आ जाता है, 0 तो होल नंबर के सेट में होता है, बचा क्या हमारा, 1, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल करने पर कौन सी संख्या बनती है? तो मैंने आपको बताया क्या था कि जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या। ये वाला जो सेट होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है होल नंबर्स का सेट, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है ये। अगला, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। तो जो 2 से कटती हैं यानी कि विभाजित होती हैं, यानी कि मतलब, और जो संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम है, ठीक है। और जो 2 से कटती हैं वो क्या है, सम। तो क्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं, तो अभी पीछे बात हुई है तुरंत कि 2 से विभाजित हुई तो सम और 2 से नहीं विभाजित हुई तो विषम, ठीक। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अब आप देखिए 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 10 से तो स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसके पहले तो 9 है, इसमें 1 अंक है, यानी कि मतलब सबसे बड़ी नंबर जो है जो 2 डिजिट की है वो कहाँ तक जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी 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 100। यहाँ के 3 अंक हो गए, ठीक। इसके पहले वाली संख्या, जस्ट पहले वाली संख्या क्या है, 99 ना,
इसमें 2 अंक हैं, इसी के जस्ट बाद 3 अंक हो रहे हैं। तो जहाँ 3 अंक हो रहा है उसके जस्ट पहले की संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल से सवाल है, ये शायद पेपर में आए भी ना, लेकिन अभी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, आपको अच्छे सवाल भी मिलेंगे। पहले ये देखिए, थोड़ा आप कंसेप्ट की क्लैरिटी रखिए, अच्छे सवाल भी आपको मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ भी मैं चैनल पे डाल दूंगा, चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले लीजिएगा, मतलब कभी सवाल रिवाइज करना हो तो। अब ऐसे पूछ ले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ये सब सवाल टीईटी वगैरह में पूछे जा सकते हैं, या उसमें केवीएस वगैरह के पेपर्स में। सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 4 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है? यहीं से ना। इसके पहले क्या होता है? 999। तो ये तो 3 अंक का हो गया, ठीक। उसके बाद ये 4 अंक का हुआ, तो सबसे छोटी क्या होगी? एक, मतलब जो जहाँ से शुरू हो रहा है वही सबसे छोटी होगी। तो 1000 क्या है सबसे छोटी, इसके बाद तो 1001, मतलब वो इससे बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी होती ही चली जाएगी। और इससे जस्ट पहले वाली संख्या अगर 3 अंक की है तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या 4 अंक की होगी, ठीक। और यही सबसे छोटी होगी। तो 1000 जो है वो सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की। इसके आगे आते हैं, ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को सम्मिलित करके बनाया जाता है। तो अभी पीछे हम लोगों ने बात की है पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का हम निगेटिव भी ले लेते हैं और जीरो मिला लेते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं तीनों मिला के क्या बन जाता है? हमारा पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। आगे चलते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पहले वाली ही होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि उसके बाद तो 5 अंक वाली संख्या आ जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक, इसमें से अगर हम 1 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ 9 होगा, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9, ठीक है। 4 अंक आ गए कि नहीं आ गए? तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 5 अंकों की संख्या आ जाएगी। भाई संख्याएं तो 1 के डिफरेंस पे होती हैं, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 2, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये अगर 5 अंक की है, ये अगर 4 अंक की है और 1 का डिफरेंस है, तो इसके पहले वाली जो संख्या होगी यही तो होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है अगला सवाल कि वह संख्या जो स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती है कहलाती है, तो इसमें एक चीज़ अंडरस्टूड आप समझिए कि 1 से वो विभाजित होगी ही, क्योंकि सारी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, और वो स्वयं से, मतलब 1 और सेल्फ। मैंने क्या बताया था? ये संख्याएं कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं। वो या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी। अगर वो किसी और संख्या से और कट गई तो वो तो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ? वो संख्या जो स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती किसी से, यानी कि या तो 1 से होगी और स्वयं से होगी, तो वो क्या होगी? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक। आगे आते हैं, वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, तो फिर क्या हुआ? अभाज्य नहीं हुआ तो क्या होगा? भाज्य संख्या। वह संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू, तो ये हम पढ़ चुके हैं। पी बाई क्यू मतलब क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। इसमें एक शर्त और क्या होती है? क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। जहाँ पी और क्यू क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। वह संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या है? अगर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो परिमेय नहीं है, मतलब तो बची क्या? परिमेय, बात खत्म। 2 ही तो हो सकती हैं, या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। वह संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, जैसे अंश और हर मतलब 1/2। ये ऊपर वाला क्या है? अंश है, ठीक। ये क्या है? अंग्रेजी वाले अगर नहीं जानते हैं तो अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो तो भाई इंटीजर होती हैं, सम संख्याएं वो भी इंटीजर होती हैं, विषम संख्याएं वो भी इंटीजर होती हैं। तो क्या बचा? भिन्न संख्याएं। इनको हम क्या बोलते हैं? भिन्न संख्याओं को, इन्हीं को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो आपकी भिन्न संख्याएं होती हैं, ये रेशनल नंबर्स का रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है? ठीक है, 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये तो टोटल 9 हो गई, ठीक है। और 0 भी एक अंक की संख्या है, 0 भी तो एक संख्या है, तो क्या होगा? 10, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आगे के टॉपिक में कल मिलेंगे इसी सीरीज़ में, ठीक है। अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे समर्थन दीजिए, मेरा भी मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। थैंक यू।